नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेतु पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी के यहाँ पर हम लोग एनटीपीसी के पीवाईक्यू पर अध्ययन करेंगे, जो कि टॉप 15 डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, जो कि आपकी तैयारी और उसके लेवल को चेक करेंगे। हालांकि हम दोस्तों आपको बता दें, ये क्वेश्चन में हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और कई बार इनके चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के। तो उन्हीं डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम लेकर आए हुए हैं और अपनी तैयारी का भी आप लोग जायजा लगा सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही शानदार वीडियो को देखने के लिए। तो आइए बिना देर करे सीधे चलते हैं अपने इस टॉपिक पे। दोस्तों, आप सभी के सामने यहाँ पर पहला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में न्याय का अर्थ क्या है, यानी कि प्रस्तावना में न्याय का संबंध किससे है। ये प्रश्न कह रहा है, प्रश्न आपका जो है ये कह रहा है कि प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है इसका संबंध किससे है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो ये प्रश्न है न्याय शब्द का, हम आपको बता दें न्याय से संबंधित 3 शब्दों का जिक्र किया गया है आपके संविधान की प्रस्तावना में, और वे 3 शब्द हैं सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। तो आपका सही उत्तर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। उम्मीद है दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया, यानी कि समाजवादी शब्द जो है ये शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया। 24वां संशोधन या फिर 42वां या फिर 44वां या फिर 52वां। तो दोस्तों हम आपको बता दें इसको 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। और ये कब जोड़ा गया था दोस्तों, 1976 में इसको जोड़ा गया था। दोस्तों, एक और प्रश्न है आप सभी के सामने कि कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को है, यानी कि कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास समानता का अधिकार, या फिर शोषण के विरुद्ध का अधिकार, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है यह है केवल नागरिकों को है। और अगर बात की जाए तो मौलिक अधिकार में केवल नागरिकों के लिए यह अधिकार बता दें तो 19 से 22 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए, यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है यह किस देश से लिया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि जो मौलिक कर्तव्य है ये आपका सोवियत संघ से प्रेरित था। किससे, सोवियत संघ से प्रेरित था, यानी कि इसको रूस से लिया गया था। तो इसका सही उत्तर भी क्या हो जाएगा, रूस। दोस्तों, एक इजी सा प्रश्न है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो इनकी संख्या आपसे पूछी गई है, 10 है या 11 है या 12 है या फिर 9 है। तो दोस्तों इसका उत्तर उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। इसका उत्तर सही उत्तर है 11, और इसे 86 संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो दोस्तों कितनी संख्या हो गई है, 11। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी के सामने एक इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। दोस्तों आपके साथ ऑप्शन है कि भ्रष्टाचार के आरोप में, या फिर अक्षमता के आरोप में, या फिर संविधान उल्लंघन के आरोप में, या फिर किसी अपराध के आरोप में ऐसा किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको सही उत्तर बता दें, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान उल्लंघन के तौर पर आप महाभियोग लगा सकते हैं, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, संसद करती है या फिर लोकसभा, या फिर संसद व राज्यसभा दोनों, या फिर राज्य विधानसभाएं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संसद और राज्य विधानसभा दोनों। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के पास, या फिर प्रधानमंत्री के पास, या फिर मंत्रिपरिषद के पास, या फिर लोकसभा के पास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि संसद का अंग कौन नहीं है। ऑप्शन ए में है लोकसभा, बी में है राज्यसभा, ऑप्शन सी में है राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी में है प्रधानमंत्री। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि न्यायिक पुनरावलोकन किसे प्राप्त है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि एससी या फिर एचसी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या फिर दोनों, या फिर संसद को। तो दोस्तों इसका हम आपको सही उत्तर बता दें तो जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है ये दोनों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है, और इसका सही उत्तर भी यही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि आपातकाल में मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा आपातकाल कंडीशन में होता है कि जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं और वे निलंबित नहीं होते हैं, राष्ट्रीय, राज्य, या फिर वित्तीय, या फिर सभी में। तो जो वित्तीय आपातकाल होता है इसमें आपके मौलिक अधिकार जो होते हैं वो निलंबित नहीं होते हैं। तो यानी कि आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वित्तीय, ऑप्शन सी नंबर इज राइट। अगला प्रश्न दोस्तों अनुच्छेद से है कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है। तो हम आपको बता दें दोस्तों जो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद है वो आपका 352 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास होता है, यानी कि संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास, या फिर संसद के पास, या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास, या फिर प्राइम मिनिस्टर के पास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संसद, यानी कि 368 अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन का अधिकार संसद के पास होता है। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि संघ राज्य संबंध में आधारित है, संघ सूची, या फिर राज्य सूची, या फिर समवर्ती सूची, या फिर सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दें संघ राज्य संबंध में तीनों ही सूचियाँ जो कि वो शामिल होती हैं। तो इसका आपका सही उत्तर भी हो जाएगा सभी, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों ही शामिल होती हैं।
दोस्तों आइए फटाफट अगला भी प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न नंबर आपका 15 है और आखिरी प्रश्न है दोस्तों। और दोस्तों हम आपको बता दें, आइए पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं? राज्य के पास, या फिर संघ के पास, या फिर समवर्ती सूची के पास, या फिर राष्ट्रपति के पास? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझ लीजिए कि अवशिष्ट जो आपके सामने लिखा हुआ है कि अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ होती क्या हैं? ऐसी शक्तियाँ जिनका बंटवारा ना तो राज्य में किया जा सकता है, ना तो केंद्र में किया जा सकता है, और ना ही इनका संविधान में कोई जिक्र है। तो दोस्तों ऐसी शक्तियाँ जो होती हैं, वो शक्तियाँ जो होती हैं संघ के अंतर्गत चली जाती हैं, यानी कि केंद्र के अंदर वे शक्तियाँ चली जाती हैं। तो ऐसी ही शक्तियों को अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं, और इसका सही उत्तर भी क्या हो जाएगा दोस्तों? संघ हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको यह सेशन दोस्तों पसंद आया है तो लोगों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। किसी भी तैयारी करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।